A very good morning to all my dear friends. 22nd जनवरी 2022 के फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक लंबे समय से इस सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। जब हम स्टार्टअप्स की बात करें तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं। पता है ये कंपनीज को यूनिकॉर्न्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो ये एक स्टार्टअप है, इनकी शुरुआत जो है कुछ समय पहले ही हुई है। दूसरी चीज़ कि ये कंपनीज $1 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है ये $1 बिलियन से ज़्यादा है। तो ऐसी स्टार्टअप्स को हम कहते हैं यूनिकॉर्न्स। एक दूसरा इंटरेस्टिंग शब्द आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं सुनिकॉर्न्स। सुनिकॉर्न्स का मतलब ये है वे कंपनीज जो आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ये कंपनीज यूनिकॉर्न्स बन सकती हैं। तो ऐसी कंपनीज को कहते हैं सुनिकॉर्न्स। सुनिकॉर्न्स अभी यूनिकॉर्न्स नहीं बनी है, लेकिन नज़दीक के फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म में ये यूनिकॉर्न्स बनने का पोटेंशियल रखती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते तो शायद आपको ये जो न्यूज़ आइटम है स्टार्टअप्स इन इंडिया, इसकी गहराई समझ में नहीं आती। एक इम्पोर्टेंट इवेंट कंडक्ट किया गया, नैस्कॉम टेक स्टार्टअप रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। इसके कुछ फैक्ट्स को हम देखेंगे, लेकिन इस इवेंट को एड्रेस करते हुए हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टू बूस्ट स्टार्टअप्स। भारत सरकार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए हैं ताकि हमारे देश में स्टार्टअप्स जो हैं उनको एक बूस्ट मिले। अब स्टार्टअप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए फ्रेश जॉब्स जनरेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे देश की बात करें तो हमारा देश तो एक बहुत ही यंग देश है, इज़न्ट इट? यंग इंडिया, यंग कंट्री। लगभग 65% जितनी हमारी पॉपुलेशन जो है उनकी एज 30 से कम है। तो ऐसे यंग देश में आपको हर साल करोड़ों जॉब्स जो हैं वो अच्छी गुड क्वालिटी की करोड़ों जॉब्स जो हैं वो जनरेट करनी पड़ती हैं। तो जॉब्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? एक बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है वो अगर एक्सपांड होता है तो जॉब्स जनरेट होती हैं। इसके अलावा एक स्टार्टअप अगर पैदा होता है तो भी जॉब्स जनरेट होती हैं। हमें जॉब सीकर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जॉब गिवर्स बनाने हैं, और स्टार्टअप्स जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, दे आर जॉब गिवर्स। तो स्टार्टअप्स हमारी इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ रेगुलेशन फॉर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। ये पीयूष गोयल साहब ने बताया। इसका मतलब यह है कि अब सेल्फ रेगुलेशन जो है इट्स गोइंग टू बी अ न्यू नॉर्म इन मेनी इंडस्ट्रीज। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब यह है कि अब आपको परमिशंस और बहुत सारी चीज़ें जो सरकार से पूछ कर करनी पड़ती थी, ऐसा नहीं होगा। सरकार जो है वो इंडस्ट्री को ट्रस्ट करेगी। सरकार कह देगी कि आप ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर लीजिए, बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आप खुद बना लीजिए, आप सेल्फ रेगुलेट कीजिए, हमें विश्वास है कि आप जो करेंगे वो सही करेंगे। तो दिस इज़ लाइक ए ब्रिज, इट्स लाइक बिल्डिंग ए ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। और ये ब्रिज, ये ट्रस्ट जो है, ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो सरकार ने यह बताया कि 26,500 जितने कंप्लायंसेस, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको या तो सिंप्लीफाइड किया गया है, या तो डिजिटलाइज किया गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी रूल्स हैं जिनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हमारे देश में कुछ 770 जितने ऑफेंसेस जो हैं उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो उनका खतरा हमेशा रहता था, मीन्स वो आउटडेटेड थे, तो सरकार ने इनको डिलीट कर दिया है। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड हेल्थी साइन। नैस्कॉम रिपोर्ट ये कहता है कि 2021 में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ने $24.1 बिलियन का इक्विटी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है।
और ये $24.1 बिलियन जो हैं उसमें से 61% जितना तो 42 यूनिकॉर्न्स ने अट्रैक्ट किया है. In fact, in 2021, startups raised over 2 times of what they raised in 2019 and 3 times of what they raised in 2020. तो वी कैन क्लियरली से कि अब स्टार्टअप जो हैं वो धीरे धीरे एक पिकअप पकड़ रहा है. धीरे धीरे स्टार्टअप जो हैं वो हमारे देश में काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जजिंग बाय द numbers that we can see on our screen. As the country saw a massive growth in the number of unicorns last year, NASSCOM has zeroed down on 135 Soonicorns it expects will reach unicorn status within 2 to 3 years. आई होप ये चीज़ आपको समझ में ईजिली आ गई होगी. डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद है, देन चेक आउट क्यूरियसली फॉरएवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. पेंडेमिक ट्रेड का मतलब क्या है? पेंडेमिक ट्रेड का मतलब ऐसा है कि जब पेंडेमिक से पूरी दुनिया गुजर रही थी, अभी भी कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसकी सीज़न ख़त्म नहीं हुई है. इनफैक्ट हमारे देश में अब ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव जो है, एक थर्ड सीरियस वेव की शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो चुकी है. बट पेंडेमिक ट्रेड इज़ के जब लोग लॉकडाउन में थे, जब लोग अपने घर में बैठे हुए थे, उस टाइम पर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका बिजनेस काफ़ी फ्लरिश हुआ, जैसे कि नेटफ्लिक्स. और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो कंपनी है, ये कंपनी साइकिल्स बनाती है, जो एक्सरसाइज साइकिल्स हैं, तो ऐसे साइकिल्स बनाती है. और ये दो कंपनीज जो हैं ये हाईएस्ट प्रोफाइल स्टार्स, लॉकडाउन के हाईएस्ट प्रोफाइल स्टार्स की कैटेगरी में आती है. यानी कि इन दोनों कंपनीज ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया. इस कंपनी का नाम है पेलोटॉन. जिम इक्विपमेंट्स और ऐसे कार्डियो इक्विपमेंट्स बनाने वाली ये पेलोटॉन कंपनी है. अब लगता है कि ये जो पेंडेमिक ट्रेड का जो एक समय था इन कंपनीज के लिए शायद ख़त्म हो गया है. द रीज़न इज़ कि अब बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन और वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये दोनों कंपनीज के जो शेयर्स हैं ये सबसे अच्छे परफॉर्मिंग शेयर्स थे, लेकिन अब इनमें एक ज़बरदस्त ड्रॉप हमें देखने को मिला है. और इसका मतलब ये भी है कि इन्वेस्टर्स जो हैं ये अब पेंडेमिक ट्रेड में से दूर जा रहे हैं. और इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है, दैट इज़ फेडरल रिजर्व्स ईजी मनी पॉलिसीज़. अब ये ईजी मनी पॉलिसीज़ जो हैं ये नियरली ख़त्म हो रही है. ये अब और ज़्यादा ईजी मनी जो हैं इट्स गेटिंग हार्ड मनी या फिर डिफ़िकल्ट मनी. फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है वो थोड़ी टाइट हो चुकी है. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अब देखिए नेटफ्लिक्स, राइट? नेटफ्लिक्स और ये कंपनी और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके शेयर्स जो हैं उनकी वैल्यू कम हुई है. उसके पीछे रीज़न ये है कि अब इन्वेस्टर्स जो हैं जिन्होंने इन कंपनीज में पैसे रोके थे, इन्वेस्ट किए थे, उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए हैं. उन्होंने अपने पैसे वापस लेकर किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर दिए हैं. अब ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि ये कंपनीज जो हैं उनके बारे में इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अब लोग बाहर जा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लॉकडाउन नियरली बंद हो चुका है, तो उतना ज़्यादा लोग नेटफ्लिक्स नहीं देखते. अब क्योंकि लोग बाहर जा रहे हैं, जिम खुल गए हैं, तो लोग घर पर कम और बाहर ज़्यादा एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे. तो इसलिए अब नई ऐसी कार्डियो की साइकिल जो है वो लोग कम खरीदेंगे. तो फिर ये जो पेलोटॉन कंपनी है उसके बिजनेस, उसका जो ट्रेड है, उसका जो सेल्स है, उसके ऊपर डायरेक्टली इसकी इम्पैक्ट आएगी, इज़न्ट इट? नेटफ्लिक्स में भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो पहले जो लॉकडाउन के टाइम पर, वैसे मैं तो काम ही कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक रेगुलर जो जॉब चल रही थी वही लॉकडाउन के टाइम पर किया. तो टाइम कहाँ पर चला गया पता नहीं चला. लेकिन बहुत सारे दोस्त जो थे मेरे, तो दे यूज्ड टू टेल मी कि उन्होंने ये सीरीज़ देखी, वो सीरीज़ देखी. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व के लोग जो हैं वो लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी ऐसा एंटरटेनमेंट का कंटेंट जो है वो लोगों ने कंज्यूम किया. लेकिन अब वो एरा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ है. अब फेडरल रिजर्व इजी मनी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. फेडरल रिजर्व यानी कि सामान्य भाषा में बात करें तो यूएसए की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी आरबीआई है वैसे फेड है, राइट? फेडरल रिजर्व जो है वो यूएसए की सेंट्रल बैंक है. अब लोन के रेट की हम बात करते हैं. अगर लेट्स से फेडरल रिजर्व ने ये तय किया कि लोन का रेट जो है वो 1% होगा, तो अगर
फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ अमेरिका या फिर जो भी कोई दूसरी वहां पर बैंक है, उस बैंक को अगर पैसे चाहिए तो फेडरल रिजर्व 1% रेट पर उनको लोन देगा। और अगर कंज्यूमर को लोन चाहिए, कस्टमर को लोन चाहिए, तो बैंक ऑफ अमेरिका ये 1% तो उनको फेडरल रिजर्व को देना है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करेंगे, अपना खर्च और सारी चीज़ें, तो बैंक ऑफ अमेरिका आपको 2% इंटरेस्ट रेट पर लोन देगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ईजी रेट है, इज़न्ट इट? ये काफ़ी लूज मॉनिटरी पॉलिसी है। यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रही है फेडरल रिजर्व? आपको लोन चाहिए, आ जाइए, लेकर जाइए, हमारे पास पैसे हैं, हम चाहते हैं कि आप इन पैसों को इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें, ये सारी चीज़ें करें। तो जब इजी रेट पर लोन्स अवेलेबल थी, तब क्या किया कि लोगों ने लोन्स ली। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, राइट? तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बैंक्स में से पैसे उठाए और इनके नेटफ्लिक्स और ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, इन पैसों को इन्वेस्ट किया, क्योंकि वहाँ से उनको 4%, 5% रिटर्न मिलता था। तो 2% एक्स्ट्रा, आपने बैंक से पैसे लिए, नेटफ्लिक्स के शेयर्स खरीदे, आपको पैसे मिले, और आपने ईजिली अपनी लोन जो है उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो भी आपके पास 2%, 3% जितने प्रॉफिट बचता है। तो ये एक सिनारियो था। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो, अगर लेट्स से फेडरल रिजर्व 1% जो था उसका 3% कर दिया, और यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका ने जो 2% की लोन रेट थी उसको लेट्स से 6% कर दिया, और यहाँ पर अब लॉकडाउन, अनलॉकिंग हो चुका है, लोग कम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो 4-5% आपको रिटर्न मिलता था वो अगर आपको 2-3% ही मिल रहा है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेगा तो क्या होगा, आपको नुकसान होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। तो पेंडेमिक ट्रेड का जो एक एरा था कि कुछ कंपनीज ने बहुत सारे पैसे कमाए, अब लगता है कि उनका थोड़ा डिफिकल्ट फेज जो है वो आ रहा है, क्योंकि उनके शेयर्स जो हैं वो काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। स्टॉक मार्केट की ही बात करें तो स्टॉक इंडाइसेस फॉल। इंडियाज बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस वीकएंड ऑन फ्राइडे, वर्स्ट वीकली डिक्लाइन हुआ है पिछले 8 हफ्तों में। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स हैं और कुछ फाइनेंशियल कंपनीज ने काफ़ी लॉसेस बुक किए हैं। अब फेडरल रिजर्व पॉलिसी जो है ये टाइट हो रही है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से, कल हमने जो डिस्कशन किया था HUL के बारे में, अगर आज आपका पहला दिन है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कल वाला जो लेक्चर था 21 जन 2022 वाला, तो वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन और इसकी इम्पैक्ट कैसे प्राइस पर आती है। और सेल्स हमें लगता है, वॉल्यूम लगता है, लेकिन वॉल्यूम जो मीन्स पैसे जो आ रहे हैं वो महंगाई की वजह से आ रहे हैं, वॉल्यूम जो है वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, अगर आपने कल का वाला लेक्चर देखा है तो आपको इजीली ये समझ में आ गया। एंड अभी तो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, बहुत सारी कंपनी जैसे कि बजाज फिनसेवर, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, और ये सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं, सभी के शेयर्स जो हैं वो 2%, किसी के 4%, किसी के 5% ऐसे ड्रॉप हुए हैं। द वोलेटिलिटी इंडेक्स जो मार्केट में फियर का परसेप्शन जो है उसको मेजर करता है, ये भी काफ़ी इंक्रीज, ये 6% ज़्यादा इंक्रीज होकर टोटल 18% तक पहुंच गया है। तो दैट मीन्स मार्केट में फियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर वेरी मच वरीड अबाउट देयर मनी बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी है वो टाइट हो रही है। नीति आयोग ने ये कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट को आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस के तहत लाना चाहिए। अब प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या है? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड्स इटसेल्फ कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसको हम कहते हैं PSL, लेंडिंग यानी कि लोन देना, तो ऐसा क्षेत्र जिसको अगर लोन चाहिए तो आप प्रायोरिटी बेसिस पर उनको देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये जो सेक्टर है वो एक्सपांड होगा। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, और बहुत सारी जॉब्स और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी। तो नीति आयोग का कहना यह है कि EV को अगर PSL में ऐड किया जाए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ऐड किया जाए, तो इसका पोटेंशियल जो है वो अनलॉक हो सकता है। और नीति आयोग का कहना यह भी है कि बैंक्स और NBFCs जो हैं वो मिलकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है इसकी मार्केट को 40,000 करोड़ 2025 तक 40,000 करोड़ की कर सकते हैं, और 2030 तक ये 3.7 लाख करोड़ की मार्केट बन सकती है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर
चैनल। एक चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन और दूसरी हमारी चैनल है क्यूरियसली फॉर एवर। तो ये दोनों चैनल्स एक ही प्लेटफॉर्म की हैं, दोनों चैनल्स मेरी ही हैं। यू कैन सब्सक्राइब बोथ दिस चैनल्स एंड आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ। ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाली सीरीज़ हैं ये मंडे से सैटरडे तक ही चलेगी, संडेज को ऑफ रहेगा। नो लेक्चर्स ऑन संडे। हिंदू एनालिसिस वाला लेक्चर और ये फाइनेंशियल एनालिसिस वाला लेक्चर संडेज को नहीं आएगा, ठीक है। तो एज फार एज दिस सीरीज इज कंसर्न्ड आई विल सी यू ऑन मंडे। अब ऐसे दूसरे जो वीडियोस हैं वो क्यूरियसली फॉरएवर्स में आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस। जय हिंद।